कहानी आज मुंबई के परेल से। इस परेल इलाके में एक कपड़े की दुकान थी, जिस कपड़े की दुकान पे एक 22 साल का लड़का परवीन जडेजा काम किया करता था। परवीन जडेजा के अलावा उस दुकान पे एक और नौकर काम किया करता था, जो कि सेठ का काफ़ी भरोसेमंद नौकर था। वो अक्सर उससे वसूली भी करवाया करता था। जिस भी व्यापारी का पैसा बाकी होता, वो अपने उस नौकर को भेजता और उससे पैसा वसूल करवा कर अपने पास रखता। इस तरह से उस दुकान पे एक नौकर जिसका काम पैसे वसूल करना था, दूसरा उस दुकान के मेंटेनेंस को संभालता था। लेकिन उनमें जो सबसे ज़्यादा भरोसेमंद था वो परवीन जडेजा नहीं था, वो दूसरा नौकर था। इस तरह से कई दिनों तक काम चलता रहा। परवीन जडेजा एक दिन वो दुकान पर आता है तो देखता है कि उसके साथी, जो उसका दूसरा साथी है जो नौकरी करता था वहाँ पे, वो आज दुकान पर नहीं आया। तो सेठ ने, क्योंकि उनका भरोसेमंद नौकर दुकान पे नहीं आया, एब्सेंट हो गया, तो परवीन जडेजा को वसूली के लिए भेज देता है। एक व्यापारी के यहाँ से 40,000 रुपया वसूल करने थे, तो परवीन जडेजा को परवीन का सेठ भेज देता है कि जाओ फला जगह से पैसे लेकर आ जाओ। परवीन जडेजा दुकान से निकलता है और वो उस जगह पर पहुँचता है। उस व्यापारी से वो 40,000 अपने बैग में रखता है लेकर, और उसके बाद फिर वो वहाँ से निकल जाता है। फिर होता ये है कि वो जब दुकान पर वापस आता है तो वो पैसे के साथ नहीं आता, बल्कि उसके बैग उसके साथ थे ही नहीं। जिस बैग में वो पैसा लेने गया था वो बैग उसके साथ नहीं था। आने के बाद जब वो सेठ के सामने आता है तो लगातार वो रोने लगता है। वो कहता है कि उसके साथ छिनैती हो चुकी है। वो बताता है कि वो रास्ते में आ रहा था, बस स्टैंड पे जो पब्लिक टॉयलेट है वो यूज़ करने गया, और उसके बाद अपने बैग को उसी टॉयलेट के कोने पे रखता है, और इसी बीच जैसे ही वो मुड़ कर देखता है तो उसका बैग गायब हो जाता है। वो ये कहानी अपने सेठ को सुनाता है और काफ़ी रोता है। अब सेठ को ये लग रहा था कि इसके साथ लूटपाट हो गई, वो भी इसके साथ थोड़ा हमदर्दी जताता है। लेकिन क्योंकि उसका 40,000 रुपया उससे लूटा गया था, तो वो पैसा उसे ज़रूरी था, उसे चाहिए था, इसलिए वो पुलिस को कॉल करता है। पुलिस आती है, पुलिस कंप्लेन लिखती है, और कंप्लेन लिखने के बाद अब पुलिस पूछताछ करना शुरू कर देती है। पूछताछ के लिए जो सबसे अहम, सबसे मेन रोल था, जिससे पूछताछ करनी थी, वो कोई और नहीं बल्कि परवीन जडेजा ही था, क्योंकि वो विक्टिम भी था और चश्मदीद गवाह भी था। इसलिए पुलिस वाले परवीन जडेजा को उठाते हैं, पुलिस स्टेशन लेकर आते हैं और उससे पूछताछ करते हैं। शुरुआत में वो वही कहानी सुनाता है, लेकिन पुलिस को उसके हाव भाव से थोड़ा शक होने लगता है। उसकी वजह ये होती है कि वो बात तो करता है, लेकिन जब अगर कोई विक्टिम होता है, उससे पुलिस पूछताछ करती है, तो उसको ये एहसास होता है कि शायद उसका पैसा उसे वापस मिल जाएगा, उसको इंसाफ मिलेगा। इस वजह से वो रिलैक्स फील करता है। लेकिन परवीन जडेजा काफ़ी सहमा हुआ था, वो हकलाने लगा था। तो पुलिस को ये अंदाज़ा हो जाता है कुछ ना कुछ खोट इसके दिमाग में चल रहा है, इसलिए पुलिस अब उससे सख्ती से पूछताछ करती है। सख्ती से पूछताछ करने में परवीन जडेजा सारी कहानी सुनाने लगता है। वो बताता है कि हाँ, उससे कोई भी छिनैती नहीं हुई, वो सारा पैसा गबन करना चाहता था, लेकिन अपने सेठ को वो इस तरह से बताना चाहता था कि पैसे की लूट हो चुकी है, ताकि सेठ उसके ऊपर शक ना करे। पुलिस वाले अब उसको गिरफ्तार करते हैं। गिरफ्तार करने के बाद फिर उसे जेल भेजते हैं। लेकिन क्योंकि एक छोटा मामला था, एक चोरी का मामला था, इसलिए वकील ने अदालत में अलग अलग तर्क देकर उसकी ज़मानत करा दी। अब परवीन जडेजा ज़मानत पर बाहर आ जाता है। कुछ दिन वो बाहर रहता है। जब उसे वापस अदालत में पेशी उसकी होनी होती है, वो गायब हो जाता है। पुलिस वाले ढूंढते हैं, उसके खुद के वकील उसे तलाश करते हैं, लेकिन परवीन जडेजा मिलता नहीं। वो इस तरह से गायब हो गया था जैसे उसको खोजना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन लग रहा था। पुलिस अपने तमाम पैंतरे आजमा लेती है, लेकिन परवीन जडेजा का कोई भी पता नहीं चलता। अब धीरे धीरे वक्त गुजरता है, इधर केस ये पेंडिंग रहता है, वक्त गुजरता रहता है। ये मामला जो हुआ था वो 2007 में हुआ था। धीरे धीरे अब 2023 आ चुका था। अब 2023 में कुछ पुलिस ऑफिसर्स की मीटिंग बैठती, उसमें यह फैसला लिया जाता है कि जितने भी केस पुराने पेंडिंग हैं उसे सॉल्व किया जाएगा। उनमें ये परवीन जडेजा का भी केस शामिल था। कई ऐसे मामले पुलिस वाले सॉल्व करते हैं। अब परवीन जडेजा की तलाश में लग जाती है पुलिस, वो खोजना चाहती है, क्योंकि साल 2007 में उसे भगोड़ा घोषित कर दिया गया था। अब इसलिए 2023 में पुलिस वाले उसकी तलाश करते हैं, लेकिन अभी भी पुलिस के हाथ कुछ नहीं लगता। कुछ दिन बीतता है, पुलिस अपने मुखबिर को लगा देती है कि देखो, पता करो कि इस तरह का व्यक्ति जो कि कहीं नजर आता हो तो उसकी जानकारी हम तक पहुंचाओ ताकि हम उसे पकड़ सके। पुलिस के मुखबिर भी अब लग जाते हैं अपने काम पे, और इधर पुलिस वाले उस इलाके में जाते हैं जहां पर ये
मामला शुरू होता है, यानी परेल के उस इलाके में जहाँ पर ये कपड़े की दुकान थी। उस व्यापारी से दोबारा पूछताछ करते हैं कि क्या आपको अभी भी कुछ लगता है कि वो कहाँ पर होगा, कुछ अंदाज़ा, उसके घर का पता। इस तरह से अलग अलग आइडेंटिफिकेशन उसकी लेना चाहते हैं, लेकिन उसके बावजूद पुलिस के हाथ कुछ नहीं लगता। इधर मुखबिर के जरिए पुलिस को ये पता चलता है कि असल में जो परवीन जडेजा है वो मुंबई का नहीं बल्कि गुजरात के एक इलाके का रहने वाला है। पुलिस को यह पता चलता है, पुलिस अपने मुखबिर के जरिए गुजरात के उस इलाके में खुफिया तफ्तीश शुरू कर देती है। इस तरह से अब गुजरात के उस इलाके में भी मुखबिर काम करना शुरू कर देते थे। मुखबिर का काम इस तरह से था कि वो कुछ जाहिर नहीं करते थे कि असल में वो किसकी खोज कर रहे हैं, क्योंकि अगर किसी के भी जरिए उस तक बात पहुंच जाती जिसे वो खोज रहे हैं तो वो वहां से दोबारा से फरार हो जाता। जिस तरह से 16 साल बीत गए एक चोर को पकड़ने में, उसी तरह उन्हें और भी वक्त लग सकता था। इसलिए वो खुफिया अंदाज से पता लगाना शुरू करते हैं। वो गुजरात के उस इलाके में जहाँ पर ये रहता था, उसका जो गांव था, वहाँ पर पता करते हैं। खुफिया अंदाज से अलग अलग तरीके से ये पूछताछ करते हैं कि यहाँ पर कोई इस तरह का व्यक्ति है परवीन जडेजा नाम का, लेकिन वहाँ से कोई भी जवाब नहीं मिलता। वो सारे लोग परवीन जडेजा को जानते ही नहीं, जबकि वो खुद उसी का गाँव था। लेकिन इसी बीच पुलिस को ये पता चलता है, जब वो पुरानी फाइल परवीन जडेजा की निकाल कर पढ़ने का फैसला करती और वो उस पूरी फाइल को पढ़ती तो उसमें एक चीज़ ये देखती कि इसमें परवीन जडेजा की आइडेंटिफिकेशन में कुछ जो पॉइंट रखे गए उसमें ये भी है कि उसके 2 दांत ऊपर के सोने के। जैसे ही पुलिस को ये पता चलता है, पुलिस अपने मुखबिर तक ये बात पहुंचाती है। अब मुखबिर इस तरह से पहचान करने लगे, लोगों से पूछताछ करते, अलग अलग बहाने से अलग अलग प्रोफेशन का गेटअप इख्तियार करते और उसके बाद अलग अलग तरीके से जाकर वो पूछताछ करते। इसी बीच कुछ लोगों के जरिए मुखबिर को यह पता चलता है कि असल में उसका नाम परवीन जडेजा नहीं बल्कि प्रदीप सिंह जडेजा है और उसी व्यक्ति के पास सोने के 2 दांत हैं। जैसे ही मुखबिर को यह पता चलता है, मुखबिर पुलिस को बताते हैं। अब पुलिस इसको क्लियर करना चाहती थी, इसलिए पुलिस वाले एक LIC एजेंट बनते हैं और LIC एजेंट बन के प्रदीप सिंह जडेजा को कॉल करते हैं। कॉल कर कर पुलिस वाले प्रदीप सिंह जडेजा से ये पूछताछ करते हैं कि आपने उस वक्त LIC की पॉलिसी खरीदी थी और अब ये प्रॉफिटेबल है, यानी इसमें आपका बहुत ज़्यादा मुनाफा है। इस तरह से अगर आप मुंबई आते हैं तो आपको ये सारा पैसा, सारा फंड आपको मिल जाएगा। वो कहता है कि हाँ, मैं फलां सन में यहाँ रहता था, इस तरह से मैंने पॉलिसी ली भी थी, और वो सारी चीज़ें बताता रहता है। पुलिस वाले कहते हैं कि अगर आप मुंबई आते हैं तो इस तरह आपको ये सारे फंड मिल जाएंगे। पुलिस वाले उसके डॉक्यूमेंट्स इकट्ठा करते हैं। डॉक्यूमेंट्स इकट्ठा करने के बाद उन्हें यह पता चल जाता है कि ये कोई और नहीं बल्कि परवीन जडेजा ही। उसके पुराने फ़ोटोज़ को निकालते हैं, उसका मिलान करते हैं। मिलान करने में ये क्लियर हो जाता है कि ये कोई और नहीं बल्कि परवीन जडेजा है, यानी जिसका नाम प्रदीप सिंह जडेजा हो जाता है वही परवीन जडेजा है। और ये साल 2023 में पुलिस की हिरासत में आ जाता है। ये थी आज की कहानी। इसी तरह की और कहानी सुनने के लिए हमारी इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं।